तो आज अपने बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। और कम्पिटिटिव एग्जाम का ये टॉपिक या सब्जेक्ट अपने बोल सकते हैं बेहतरीन सब्जेक्ट माना जाता है। कम्पिटिटिव एग्जाम में फंडामेंटल हो गया और मेडिकल सर्जिकल हो गया, फंडामेंटल हो गया और मेडिकल सर्जिकल हो गया। बच्चे अगर दो आपके टिप्स पे है, मैं कहता हूँ एम्स में रैंक आ जाएगी, सिलेक्शन तो दूर की बात है। इसलिए फंडामेंटल प्लस मेडिकल सर्जिकल दो टिप्स पे है ना। इसके बाद में स्टेपनी के रूम में काम करते हैं साइकेट्री, और इसके अलावा रहता है आपका एंटीडोट, इसके अलावा रहता है ओबीजी से, और इसके अलावा पीडियाट्रिक से। वहाँ से 5 से 7 10 क्वेश्चन की एवरेज रहती है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो मेडिकल सर्जिकल एंड फंडामेंटल से आता है। तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, आपने बहुत बार पढ़ा है नर्सिंग की डेफिनेशन। दी नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल sick as well as in the performance of those activity contribute to health as its recovery or to peaceful death that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible। बोलोगे सर हमने ये बहुत बार पढ़ लिया, डेफिनेशन आती है। बच्चे डेफिनेशन नहीं आती, ये सिंपल सी इनमें से 2-3 लाइन डालता है एग्जामिनर कि नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ द असिस्ट टू इंडिविजुअल सिक और वेल दैट डेफिनेशन गिवन बाय विच। तो आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? एंडरसन ने ये डेफिनेशन दी थी 1996 के अंदर। ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन से कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की जो डेफिनेशन आपको दिख रही है, ये डेफिनेशन किसने दी थी? एंडरसन ने दी थी 1996 के अंदर। अब अपने बात करें आगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल है बच्चे, ये वो नाम है जिसकी वजह से आज अपने नर्सिंग को रीड आउट कर रहे हैं, नर्सिंग को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने मेडिकल लाइन के अंदर। तो नर्सिंग के अंदर देखें फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एम्स, पीजीआई, जीएमसीएच, आरआरबी, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सब के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, एल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प। बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो इज नोन एज लेडी विद द लैम्प। किसको लेडी विद द लैम्प बोलते हैं? आपका आंसर जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्योंकि एक क्रीमियन वार हुआ था फॉरेन कंट्री में, और इन्होंने क्या किया था, जंगलों में लालटेन लेके और जो इंजर्ड सोल्जर थे उनको क्या किया था, केयर प्रोवाइड की थी, उनको सर्च किया और केयर प्रोवाइड की, फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। इसलिए इसको लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन इसको आता है। दूसरा क्वेश्चन और सुन लो बच्चे, यहाँ पे कई बार पूछा जाता है फादर ऑफ द नर्सिंग या मदर ऑफ द नर्सिंग, तो किसको बोलेंगे? अपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही बोलेंगे। मदर ऑफ द नर्सिंग अगर पूछे किसको बोलेंगे? मदर ऑफ द नर्सिंग को ही। मदर ऑफ द नर्सिंग पूछे तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सिंपल सा बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, बोर्न ऑन 12 मई 1820, कब इसका जन्म हुआ था? ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताना है 12 मई 1820। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म एक ब्रिटिश फैमिली में हुआ था। और सिटी पूछे आपसे तो फ्लोरेंस है, और कंट्री पूछे तो इटली। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कौन सी सिटी में हुआ था? पहला ऑप्शन आता है इटली, और मैं कहता हूँ 90% बच्चे मात खा जाते हैं, इटली करके आते हैं। सिटी पूछे आपसे तो बच्चे फ्लोरेंस, अगर कंट्री पूछे ना फिर आपका आंसर क्या जाएगा? इटली जाएगा। 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये दिमाग में बिठा लेना बात। क्वेश्चन किस एंगल से आता है? जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन 12 मई 1620, 12 मई 1720 है, 12 मई 1820 है, 12 मई 1920। सपोज करो यही क्वेश्चन आप एसएससी में देख रहे हो, तो आप यहाँ पे जैसे आंसर दे रहे हो ना, वैसे आपको एम्स के एग्जाम में आंसर देना है। कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को पढ़ने की हैबिट डाल लो, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने की हैबिट डाल लो, और राइट पुट करने की और राइट नोट करने की हैबिट डालो। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल नर्सेज डे। इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट ऑन विच डे? तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये 12 मई को। 12 मई को
इंटरनेशनल नर्सेज डे अपने सेलिब्रेट करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। इंडिया नहीं अपने बोल सकते, पूरे वर्ल्ड में क्या करते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बच्चे क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई थी। आपको सिंपल सा बताना है 13 अगस्त 1910। 13 अगस्त 1910 को कहाँ पे, लंदन यूके के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी। तो आप बता सकते हो कब ली थी, 13 अगस्त 1910 को। 12 मई 1820 को इसका जन्म हुआ था, 13 अगस्त 1910 को इसकी डेथ हुई थी। और इसके जन्मदिन के उपलक्ष्य के ऊपर अपने क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। सिटी पूछे कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस, और कंट्री पूछे तो आपको बताना है इटली, या मदर ऑफ दी नर्सिंग पूछे तो भी आपका आंसर जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब इसने 2 थ्योरी दी थी, थ्योरी के नाम से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सी गेव द थ्योरी ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, एक आरआरबी और जीएमसीएस ने पूछा था कि मॉडर्न नर्सिंग की थ्योरी किसने दी थी, तो आपको बताना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। और इस थ्योरी के अंदर इन्होंने बताया था क्लीननेस सच एज बैड लिनन। इन्होंने बताया कि एक पेशेंट होता है और उसकी अगर बैड लिनन है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छे से अपने क्लीन रखेंगे तो पेशेंट के हीलिंग होने की पावर है, पेशेंट के ठीक होने की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो सिंपल सा बताना है आपको, मॉडर्न नर्सिंग थ्योरी पूछे किसने दी थी, तो आपको थ्योरी ऑफ मॉडर्न नर्सिंग पूछे तो आपका आंसर जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। दूसरा बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वायरमेंट थ्योरी, इन्वायरमेंटल थ्योरी किसने दी थी, इन्वायरमेंट थ्योरी भी पूछे तो भी आपका आंसर जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट थ्योरी दी। इन्होंने बहुत सारा डाटा बता दिया था कि किसी भी पेशेंट की केयर के लिए वेंटिलेशन होना चाहिए, रूम का वार्म इन्वायरमेंट होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीनिनेस होना चाहिए, एंड नॉइज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्होंने बताया था बिलीव दैट इन्वायरमेंट शुड अलर्ट टू अलो नेचुरल हीलिंग ऑफ पेशेंट, नेचुरल हीलिंग ऑफ दी पेशेंट। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने और बताए हैं, सिंपल सी बात बताई है। थ्योरी ऑफ मॉडर्न नर्सिंग पूछे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंट पूछे तो आपको बताना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके अलावा क्रीमियन वार, इसको अपने जानते क्यों है, नॉन फॉर कंट्रीब्यूशन इन नर्सिंग ड्यूरिंग क्रीमियन वार। क्रीमियन वार के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था, जिसकी वजह से अपने इनको जानने लगे थे। इसके बाद में अपने बात करें, इन 1860 फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेट अप द फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एट एस.टी. थॉमस हॉस्पिटल लंदन, एस.टी. Thomas Hospital London. It was the first professional nursing school in the world. S.T. थॉमस के नाम से नर्सिंग स्कूल था और ये वर्ल्ड के अंदर पहला नर्सिंग स्कूल था। कब, 1860 में। तो ये आपको जितनी भी बात बताई है ये सारी की सारी बात है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड। स्कूल खोला था एस.टी. थॉमस और क्रीमियन वार के नाम से जानते हैं। इन्वायरमेंट थ्योरी दी थी और मॉडर्न थ्योरी दी थी। 12 मई 1820 को जन्म हुआ था, 13 अगस्त 1910 को इसकी डेथ हुई थी। और कौन सी कंट्री, इटली में। सिटी पूछे फ्लोरेंस में। लेडी विद द लैम्प किसको बोलते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। मदर ऑफ द नर्सिंग किसको बोलते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इसके बाद में देखें तो एक वर्ड और आता है जिसका नाम है हिलगार्ड पेप्लाउ। हिलगार्ड पेप्लाउ, हिलगार्ड पेप्लाउ वाज नर्सिंग एजुकेटेड 1909 to 1999। 99 को जन्म हुआ था और 99 को उनका केवल डेथ हो गई थी। वो डेवलप द इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग अकॉर्डिंग टू हर 6 रोल ऑफ नर्सिंग। तो इंटरपर्सनल रिलेशन इन नर्सिंग, IPR, तो थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन पूछे आपसे कि थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन किसने दी थी, आपका आंसर जाता है बच्चे हिलगार्ड पेप्लाउ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन किसने दी थी, आपका आंसर जाएगा हिलगार्ड पेप्लाउ ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग ने कहा था अकॉर्डिंग टू 6 रोल ऑफ नर्सिंग।
नर्सिंग के अंदर देखें तो एक स्टाफ नर्स के 6 रोल होते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया था स्ट्रेंजर रोल होता है, जब भी कोई अजनबी, मतलब बोले तो अपने, जब भी कोई पेशेंट है स्टाफ नर्स के साथ आके पहली बार मिलता है तो एक अपना अजनबी रोल निभाते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंजर रोल। दूसरा होता है रिसोर्स रोल। रिसोर्स रोल का मतलब होता है बच्चे कि आपके पास जितना भी मटेरियल है, आपके पास जितना भी मेडिसिन है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उनको ध्यान में रख के आप बेटर से बेटर है आप केयर प्रोवाइड करोगे। टीचिंग रोल, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप पेशेंट को टीचिंग रोल भी निभाते हो, उनकी काउंसलिंग भी करते हो, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपने वार्ड में आप लीडरशिप भी कर सकते हो। तो ये 6 रोल थे जिन्होंने बताया था, इन्होंने इलगार्ड पेपलाउ ने थ्योरी कौन सी दी थी, इंटरपर्सनल थ्योरी। एक और क्वेश्चन आया बच्चे ईएसआई और आरयूएचएस के अंदर, एलिमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी। एलिमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी आर यूनिफॉर्म। एलिमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी क्या होता है, यूनिफॉर्म है। क्या क्या था इसके अंदर है, नर्सिंग, पर्सन, इन्वायरमेंट और हेल्थ। दीज आर नोन एज पैराडिज्म ऑफ द नर्सिंग या मॉडल ऑफ द नर्सिंग। अब सुनो बच्चे, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे पूछ ले एलिमेंट ऑफ नर्सिंग तो किसको बोलते हैं, नर्सिंग, पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ। नर्सिंग, पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ को क्या बोला जाता है, एलिमेंट ऑफ द नर्सिंग के नाम से जानते हैं। नर्सिंग, पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ, इन्हीं को अपने पैराडिज्म ऑफ द नर्सिंग के नाम से जानते हैं, इन्हीं को मॉडल ऑफ नर्सिंग के नाम से जानते हैं। सुनिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग एक्सेप्ट। ए ऑप्शन डाल देगा नर्सिंग, बी डाल देगा पर्सन, सी डाल देगा इन्वायरमेंट है, और डी डाल देगा डायग्नोज। डी डाल देगा डायग्नोज है, और आपसे पूछेगा कि राइट है कौन सा नहीं है, क्या बोलोगे। राइट, डायग्नोज। तो यहां से क्वेश्चन ईएसआई आरयूएचएस ने निकाला है, तो फर्दर एग्जामिनर का ध्यान यहां पे भी जा सकता है। हर छोटी छोटी चीज सिलेक्शन करवाएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। हर छोटी छोटी चीजें होती है, हमेशा सिलेक्शन कराती है, और अपने अभी सीढ़ियों से, हर सीढ़ी से अपने पैर रख के चलेंगे। ये नहीं कि पहली सीढ़ी से सीधा ऊपर साल मारेंगे तो वापिस आके गिरेंगे। हर एक की पॉइंट को अपने ध्यान में रखेंगे, हर एक छोटे से छोटे की पॉइंट को मैं आपको कराऊंगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाता ना हूं, वो सब्जेक्ट भी मैं आपको लास्ट की क्लास में ले आऊंगा। मैराथन क्लास जब होगी 2-3 दिन पहले, वहां पे आपको सुपरफास्ट में करवा दूंगा। लेकिन जो डाटा दे रहा हूं बहुत स्टिक डाटा रहेगा बच्चे, क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से आए हुए हैं, इसलिए नहीं। आगे टॉपिक वाइज देखेंगे तो बहुत सारे डाटा और ऐड कर दिया है मैंने। बात करें अपने, एक कई बार क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट प्रोटीन कौन सी होती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ बच्चे, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट वुड बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन। इसके अंदर क्या होता है, इन जो मैं कंप्लीट प्रोटीन क्या, इनमें से एक ऑप्शन होता है और 3-4 अपने अलग ऑप्शन होते हैं। तो आपसे पूछेगा इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अबाउट प्रॉपर डाइट वुड बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट प्रोटीन है, तो आपको किसको बोलते हैं कंप्लीट, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, एनिमल फूड हो गया सच है रेड मीट, पोरक या फिर पोल्ट्री या फिश, इनको अपने इसके अंदर जो भी आता है इनमें अपने बोलते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन है वो पाई जाती है। तो आपको सिंपल सा पूछा जाता है कि एक पेशेंट को कंप्लीट प्रोटीन देनी है तो कौन सी डाइट प्रिपेयर करोगे, या तो ऑप्शन में मीट मिलेगा आपको, 3 तो अपना सिंपल मिलेगा जैसे कि सोयाबीन हो गया, अदर फ्रूट का नाम डाल देगा, लेकिन इनमें से एक नाम मिलेगा वो आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा, मीट, पोल्ट्री, फिश। ठीक है, एनिमल फूड में रेड मीट, पोरक, पोल्ट्री, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कंप्लीट प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। रोल एंड फंक्शन ऑफ नर्स की बात करें, अपने रोल या फंक्शन ऑफ नर्स की बात करें तो पहला रोल होता है केयर गिवर। क्या होता है, किसी भी पेशेंट की अपने केयर प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेटर, क्योंकि जो नर्स होती है वो कम्युनिकेटर प्रोवाइड करती है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। टीचर का भी रोल अपने निभाते हैं। क्लाइंट एडवोकेट का उनको बढ़िया राय देते हैं, भी हमारे पास जो भी ट्रीटमेंट बेटर केयर प्रोवाइड करें, आप यहाँ पे आए हो तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आप बिल्कुल नॉर्मल होके जाओगे। तो थोड़ी सी अब आगे क्या कर देते हैं, उनकी बेटर काउंसलिंग कर देते हैं। इसके अलावा लीडरशिप भी रोल निभाते हैं। मैनेजर करते हैं, मैनेजर का मतलब अपने वार्ड में ऑल
जो मटेरियल उनको मैनेज करके देखते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने केयर प्रोवाइड करते हैं। केस मैनेजर का भी रोल करते हैं। इसके अलावा रिसर्च कंज्यूमर का मतलब अपने हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिससे क्या होता है, न्यू एक्टिविटी में पार्ट करेंगे, इसका मतलब वहाँ पे कुछ रिसर्च करेंगे मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा। रिसर्च कंज्यूमर का मतलब है अपने न्यू एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे क्या होगा, अपने को कुछ नया सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ नर्स, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ एम्स रायपुर का क्वेश्चन है बच्चे, एम्स रायपुर का क्वेश्चन है ये। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टाफ नर्स क्या रहती है, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, और इसके अलावा क्या होता है, रिकॉर्ड कीपिंग मतलब डॉक्यूमेंटेशन। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सेप्ट बेस का क्वेश्चन था। 3 अपने नॉर्मल बोलते हैं, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग करना, और इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करना। तो इस बात का ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आज का जो टॉपिक है इजी। अभी आज की क्लास में, कल की क्लास को मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्लास मिस मत करना बच्चे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग इज ए प्रोफेशनल। तो नर्सिंग इज ए प्रोफेशनल है। इसके अंदर क्या देखें अपने, सबसे पहले द सर्विस प्रोवाइड बाय नर्स आर वाइटल टू ह्यूमैनिटी एंड वेलफेयर ऑफ ए सोसाइटी। तो अपने जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, किस लिए करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की केयर करने के लिए, सोसाइटी में अपने नाम कमाने के लिए, अपनी सिंपल से क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। दूसरा यहाँ पे, दिस इज ए स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज कॉन्टिन्यूसली इनलार्ज थ्रू रिसर्च। तो अपने को क्या बताओ, नर्सिंग के अंदर स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज देखें, अपने को मेडिकल सर्जिकल का होता है, अपने को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का होता है, ओबीजी का होता है, पीडियाट्रिक का होता है, मेडिकल सर्जिकल इसका फार्मा का होता है, साइको सोशियो का होता है, फैमिली का होता है, मैरिज के टाइप का पता होता है, ऑल ओवर नॉलेज होता है। और ये नॉलेज क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे कि बढ़ने का मतलब, जैसे कि मैंने 2014 में टीचिंग स्टार्ट की थी, तो मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। 15 में ज़्यादा हुआ, 16 में ज़्यादा हुआ, 18 में ज़्यादा हुआ, 20 में और ज़्यादा हुआ, 21 में ज़्यादा हुआ। तो नॉलेज हमेशा कहने का मतलब है, कोई आदमी अगर एक फील्ड में लॉन्ग टाइम तक काम करेगा तो उसका नॉलेज क्या होगा, वाइड होता जाएगा। किसके थ्रू, रिसर्च। क्योंकि अपने नए नए तरीके अपनाते हैं, यार ये चीज़ होती है, अपने ये करके देखेंगे, ये चीज़ होती है, अच्छा ये डिजीज़ में ये होता है, ये मेडिसिन अप्लाई की थी, इसका रिजल्ट ही आता है, वो क्या होता है, नॉलेज। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ नॉलेज जैसे जैसे इंक्रीज होगा रिसर्च के थ्रू, तो वैसे वैसे अपना क्या होता है, नॉलेज भी इंप्रूवमेंट होता है। दी सर्विस इन्वॉल्व इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज लाइक नर्सिंग प्रोसेस एंड अकाउंटेबिलिटी। ये कहता है जो नर्सिंग है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, ये भी एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, दिमाग का सारा खेल है, दिमाग के थ्रू एक्टिविटी होती है। अगर आपको ये नहीं पता असेसमेंट क्या होता है, आपको ये नहीं पता गोल क्या होता है, आपको ये नहीं पता पेशेंट का डायग्नोज क्या है, क्या प्लानिंग क्या है, क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या इवैल्यूएशन है, तो ये सारी की सारी एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मानती है। आपके पास पेशेंट आता है और पेशेंट बताता क्या है कि कुछ और मेडिसिन आप दे रहे हो किसी और की, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले आप पेशेंट का आते ही मेन क्या डायग्नोज है वो फाइंड आउट करना होता है। अगर आपने डायग्नोज फाइंड आउट नहीं किया, आप पेशेंट की केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब लास्ट वाले दो की पॉइंट है बच्चे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, आरआरबी और अनचम, ये कई बार पूछा हुआ है। इसके अंदर से एम्स ने भी क्वेश्चन निकाल लिया है। पहला क्वेश्चन आता है ऑटोनॉमी क्या होता है, यहां से यहां तक क्वेश्चन बनता है और ये आगे ऑटोनॉमी आंसर जाता है। यहां से यहां तक क्या होता है बच्चे, क्वेश्चन बनता है और ये आगे क्या जाता है, आंसर जाता है। तो सबसे पहले देखें, प्रैक्टिनर आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट कंट्रोल देयर ओवन पॉलिसी एंड एक्टिविटीज दैट इज नोन एज, तो आपका आंसर जाएगा ऑटोनॉमी। प्रैक्टिनर का मतलब एक स्टाफ नर्स है जो क्या करिए, मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं बच्चे यहाँ पे, जैसे कि आप सभी के सभी क्या हो, स्टाफ नर्स हो, आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी है, आपको बोला जाता है बेड नंबर 10 वाले पेशेंट को कैथेटर लगा के आना है। आप वहां पे क्या करते हो, आप कैथेटर के लिए ट्रे प्रिपेयर करते हो और आप वहाँ पे पेशेंट को जाके क्या कर दिया, आपने कैथेटर इंसर्ट करके आगे आपने डॉक्यूमेंट्स कर दिया। इसका मतलब आप किसी स्टाफ के ऊपर डिपेंड नहीं हो,
आप नॉर्मली जाके इंडिपेंडेंट हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आप अकेले जाके वो प्रोसीजर कंप्लीट कर दी, आपको पॉलिसी, आपको मतलब रूल एंड रेगुलेशन सारा ध्यान में है, आपने उनको केयर प्रोवाइड कर दी, वो तो हो गया ऑटोनोमी। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, कई बार होता था ना, प्रैक्टिकल करते थे आपके जब नर्सिंग में, आपको बोला था एनसीपी बना के लेके आना, आप बोलते जी सर मेरी तो ड्यूटी इसके साथ लगाते हो, मैडम मेरी तो ड्यूटी इसके साथ लगा, क्योंकि आपको एनसीपी बनाना आता ही नहीं था। तो वो काम कौन सा हो गया, ऑटोनोमी का नहीं गया, वहां पे आप डिपेंडेंट हो गए किसी के ऊपर। तो कोई भी काम नर्सिंग फील्ड में जो आप इंडिपेंडेंट होकर करते हो और रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रख के करते हो, वो क्या कहलाता है, ऑटोनोमी कहलाता है। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्रैक्टिनर्स नाम आ सकता है, डॉक्टर आ सकता है, स्टाफ नर्स आ सकता है। स्टाफ नर्स आर relatively independent, control their own policy and activity, that is known as autonomy। autonomy। नेक्स्ट है बच्चे यहाँ पे गेटिंग सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय एक्टिव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर रिगार्डलेस ऑफ कंसिडरेशन फॉर वन सेल्फ, दैट इज नोन एज अल्ट्रुइज्म। बहुत अच्छी बात है, बताइए अल्ट्रुइज्म क्या होता है। यहाँ पे देखो बिना एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। अब आपके क्या हुआ, अब आप किसी हॉस्पिटल में काम, अभी कोरोना का पीरियड था, कोरोना का पीरियड था और कोरोना के पीरियड में आप जैसे कि सपोज करो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करके आए हो डे के अंदर, और नाइट में आप 8 बजे हो, 8 बजे आते ही आपको बोलता है कि आप फलाने हॉस्पिटल में चले जाना, एक नाइट के 2000 रुपये दूंगा, वहाँ पे आप केयर प्रोवाइड करके आओ। वहाँ पे केयर प्रोवाइड किस लिए करके आओ, पैसों के लिए। आपको सर्टिफिकेशन किससे मिल रहा है, पैसों से मिल रहा है। आप नाइट में बिना पैसे काम करने नहीं जाओगे, वो अल्ट्रुइज्म नहीं है। एक होता है अल्ट्रुइज्म है, इसका मतलब आप एक किसी पेशेंट की केयर करते हो बिना किसी बेनिफिट के, बिना किसी बेनिफिट के। मतलब आपके पास एक पेशेंट आया और उसके क्या हुआ, पेशेंट आया बहुत ज़्यादा पेन से किला रहा था। अब आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देते ही उसको नींद आ गई, नींद आते ही आपने काउंटर पाके बोला देख यार 9 नंबर वाले बेड वाले पेशेंट कितना करा रहा था, इतनी पस थी, मैंने बाहर निकाल दी पस, उसके बाद इंजेक्शन दिया, नींद आगे, बेचारा कंफर्टेबल फील करे। वो क्या है, आप उसके केयर करने से, उसकी केयर करने से आप अपने आप को क्या सर्टिफिकेशन मिल रहा है, वो कंडीशन कौन सी कहलाती है, अल्ट्रुइज्म कहलाती है, अल्ट्रुइज्म कहलाती है। क्लियर है। आजकल ऐसी स्टाफ नर्स से देखने पे नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है, लेकिन हाँ भी आपको टारगेट नहीं मिलता, बोलता बोला जी मिलती है, मिलती का मतलब फीमेल को टारगेट कर दिया, मिलता, दोनों चीज आएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा अल्ट्रुइज्म और ऑटोनॉमी, दोनों की डेफिनेशन बच्चे ध्यान रखना। एक में तो काम करने से क्या होता है, अपने को सर्टिफिकेशन मिलता है, एक में काम करते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं, वो ऑटोनॉमी। एक में काम करके खुद को सेल्फ सर्टिफिकेशन फील होता है, वो अल्ट्रुइज्म कहलाता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स, तो कोड ऑफ एथिक्स का मतलब मीन क्या होता है, तो कोड ऑफ एथिक्स का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन। कोड ऑफ एथिक्स का सिंपल सा मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन। इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्सेज, इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्सेज 1953 में, यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स से कब लागू हुआ था आपसे पूछे तो 1953 में। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट है एथिक्स। एथिक्स में बच्चे अलग अलग वर्ड आते हैं, अलग अलग वर्ड का मीनिंग पूछा जाता है। पहला वर्ड आता है बेनेफिशियंस। बेनेफिशियंस का मतलब इट इज द ऑब्लिगेशन टू वेल, इट इज द ऑब्लिगेशन टू डू वेल। अपने किसी भी मरीज की केयर करेंगे, उनके अच्छे होने के लिए करेंगे, नुकसान के लिए नहीं करेंगे। तो यही बात है, इट इज द ऑब्लिगेशन टू डू वेल। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये नहीं कि किसी को इंजेक्शन लगाना था लगाया नहीं। तो बेनिफिशियस का मतलब है आप किसी के लिए करोगे वो उनकी केयर के रूप में करोगे, उनके ठीक होने के लिए करोगे। नॉन मालफिसेंस का मतलब है अवॉइडेंस ऑफ हार्म। आप किसी भी पेशेंट को केयर कर रहे हो तो क्या करोगे, उनको किसी भी एंगल से हार्म नहीं पहुंचाओगे। बोला जी आज मेरी ड्यूटी है इमरजेंसी में
और मेरी पड़ोसी के साथ बनती नहीं है, ठीक है। और आज वो वही पड़ोसी आपके साथ इमरजेंसी में आ गया केयर करवाने, बोला जी आज जी तो बड़ा मजा है, इसका बदला आज ही लूंगा मैं, कैथेटर डालना है, चल तेरे याद देखूंगा मैं, कैथेटर में ही डालूंगा तेरे। और बंदा जोर जोर से चला है। ऐसा हार्म नहीं पहुंचाना, चाहे वो आपका भले ही दुश्मन हो, चाहे वो आपका दोस्त हो। जो रूल एंड रेगुलेशन आपको ध्यान में रखने हैं, उनको फॉलो करके ही आपको क्या करनी होती है, केयर करनी होती है, जिनको बोलते हैं अपने नॉन मालविपेंस, मतलब किसी भी पेशेंट को हार्म अपने नहीं पहुंचाएंगे। एक होता है जस्टिस, दोज इक्वल इन हेल्थ नीड शुड बी रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्स। बहुत अच्छी बात बोली है। देखो जस्टिस का मतलब होता है कि हर वार्ड में जितने पेशेंट है सबको इक्वल क्वांटिटी में केयर मिलनी चाहिए। मेन तो फंडा होता है जस्टिस का ये, लेकिन अपने उल्टे करते हैं। आपके वार्ड में अगर आपका एक रिलेटिव आ गया 10 नंबर बेड पे, तो सारे स्टाफ उस रिलेटिव से दिन में 10 बार पूछ के आएंगे, 9 बेड वालों को एक बार भी जाएंगे। और एक ऐसा रिलेटिव आया हुआ है जिनके पास 10 बार पूछने जाते हैं। बताओ जस्टिस है क्या? वो 9 पेशेंट नहीं सोचेंगे कि इनको तो पूछ रहे हैं, मेरे को मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं भी तो पैसे दे रहा हूँ हॉस्पिटल में, मेरे को नहीं पूछ रहे। तो यहाँ पे जितने भी आपके वार्ड में पेशेंट है उनको अच्छे से इक्वलिटी के रूप में केयर प्रोवाइड करनी है। अब देखो आपके पास ऑक्सीजन है, मान लो एक ही है, अब आपके पास आ जाता है एक तो सीरियस पेशेंट है और एक आपका रिलेटिव आ जाता है। अब आप सोचोगे जी कोरोना का टाइम है तो रिलेटिव को ही दे देते हैं, सीरियस वालों को क्या टपक जाएगा, तो ऐसा भी नहीं। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी किसकी होनी चाहिए? जो ज़्यादा सीरियस है उसको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो यही अपने जस्टिस को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये कोड ऑफ एथिक्स कहता है जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली का मतलब है लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ इंफॉर्मेशन टू मेंटेन प्राइवेसी। बहुत अच्छी बात होती है। मतलब मैं यहाँ पे हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ बच्चे। कॉन्फिडेंसली मतलब आपके पास एक पेशेंट आता है, वो बताता है जी मैं ठीक तो था लेकिन मेरी अनबन मेरी वाइफ के साथ है, मेरी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिनकी वजह से मैं ना खा पा रहा हूँ ना सो पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही वो बात चलती है। अब बंदा ने बात तो अपनी पर्सनल बता दी, ठीक है। अब क्या करते हो, पेशेंट बेचारा खाने में मन नहीं है, ठीक नहीं हो रहा है, हो सकता है उसकी टेंशन से बीपी ज़्यादा हो। आप क्या करते हो, काउंटर पे आके बोलते हो यार 9 नंबर वाला तो पागल बना रहा है, उसकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस वजह से वो बीमार है। इसका मतलब क्या हो गया, वो बंदा आपके ऊपर केस कर सकता है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट आपको इन्फॉर्मेशन बताना है वो आपके तक ही होती है, आप वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हो। किसी भी वार्ड के साथ ज़्यादा मेंबर हो गए या बाहर के पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज वो आपके ऊपर मान हानि का केस ठोक देगा, आपकी ऊपर डाल देगा कि मेरी इज्जत को उन्होंने मार्केट में नीलाम कर दिया है। इस बात का ध्यान रखना। एक और दिखाता हूं मैं यहाँ पे एग्जांपल। कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक एड्स का पेशेंट, एक एड्स का मेल पेशेंट है, वो HIV पॉजिटिव से ग्रस्त है। वो स्टाफ नर्स को बताता है मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो मैं मेरी वाइफ को जाके बता दूं अच्छे से कि मैं पॉजिटिव हो गया, मेरे 10 गर्लफ्रेंड थी। या मैं मेरी वाइफ को बताऊं ना, या मैं मेरी वाइफ को थोड़े जैसे जैसे मैं बीमार होऊंगा तब बताऊंगा, या मैं कॉन्फिडेंसली रहूंगा, मैं बताऊंगा ही नहीं। तो क्या आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का? 10 बार एम्स ने पूछा है, ये 10 बार ये एम्स ने क्वेश्चन पूछा है। बताओ जल्दी शाबाश। बताओ बच्चे, बताओ जल्दी बताओ। क्या आएगा? राइट उर्मिला, कॉन्फिडेंसली रहेगा बच्चे। वाइफ को एड्स, पता स्वाभाविक बात है कि अगर उसके हस्बैंड को एड्स है
तो वाइफ को तो मिलेगी, बताने का क्या है, क्यों टेंशन पॉकेट में देनी है जाके। तो इसलिए कॉन्फिडेंसली वहां पे क्या जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। ये कंपटीटिव एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे आता है, आगे एड्स टॉपिक आएगा उसके अंदर करवा भी दूंगा। ऑटोनॉमी होना चाहिए। ऑटोनॉमी मैंने बताया था आपको कि जो भी अपने को काम है वो अच्छी तरह से आना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए स्टाफ नर्स को। आंसर फॉर ओवन एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हॉस्पिटल में होता नहीं था, होता नहीं है। इंजेक्शन लगाया था आपने और आप जाने वाले हो, नोट नहीं करके गए और पेशेंट की डेथ हो जाती है। बाद में पूछते हैं इंजेक्शन किसने लगाया था, बोला मैंने तो लगाया नहीं, बाद में ड्यूटी वाले ने लगाया होगा। इसलिए जो भी काम कर रहे हो उनको आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, आगे साइन करना होता है, ताकि हाँ अगर फर्दर इंजरी होती है पेशेंट को, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, आप डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन कर सकते हो, हाँ सर मैंने ये इंजेक्शन दिया था और इनकी वजह से पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है, दैन फर्दर डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट है बता देता है। तो ये तो आपको बेनिफिशियल, नॉन मालफिडेंस, जस्टिस, कॉन्फिडेंटली, अकाउंटेबिलिटी मीनिंग कई बार पूछ लेते हैं। अब एक वर्ड आता है बच्चे टॉर्ट, TORT, टॉर्ट। ये एम्स, PGH, GMCH और RUHS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टॉर्ट्स। तो टॉर्ट्स का मतलब होता है रॉन्गफुल एक्ट, रॉन्गफुल एक्ट। तो वायलेशन ऑफ द सिविल लॉ अगेंस्ट पर्सन और पर्सनल प्रॉपर्टी, आप किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हो, रॉन्गफुल एक्ट करते हो, गलत कार्य करते हो, जिनको टॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। पहला है टॉर्ट्स बेंट्री, बेंट्री बार बार क्वेश्चन आया हुआ है बेंट्री का। इट इज एनी अनटेंशन, इंटेंशन टचिंग, इंटेंशन टचिंग विदाउट कंसेंट, इंटेंशन टचिंग। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे, एक तो होता है अनटेंशन, ये होता है अनइंटेंशन का मतलब होता है जानबूझकर, अनटेंशन का मतलब क्या होता है जानबूझकर, और एक होता है इंटेंशन, दोनों को बता रहा हूँ। इंटेंशन का मतलब अनजाने में, इंटेंशन का मतलब है, इंटेंशन टॉर्ट्स का मतलब होता है, देखो नीचे में डाल रखा है इंटेंशन टॉर्ट्स। इंटेंशन टॉर्ट्स का मतलब होता है सिंपल सा अनजाने में, और अनइंटेंशन का मतलब होता है जानबूझकर काम करना। क्या करना, जानबूझकर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बेंट्री का। बेंट्री क्या है, इट इज एनी इंटेंशन टचिंग विदाउट कंसेंट। जैसे कि पेशेंट को इंजेक्शन लगाना है, तो या तो आप इंजेक्शन लगाते हो, सिंपली अपने बोलते हैं जाके कि मैडम या सर मेरे को इंजेक्शन लगाना है, इंजेक्शन लगाना है, और आप क्या करो साइड में पोजीशन मेंटेन कर लो, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। या सीधा जाके ये बोलोगे मैडम नाड़ा खोल मेरे को लगाना है। अब वहां पे ये देखो वर्ड का मैंने बोला है, वर्ड क्या बोला है मैंने भी नाड़ा खोल, इसका मतलब क्या हो गया कि आप वर्ड कुछ और बात शो कर रहा है, इंजेक्शन आपको लगाना वो अदर शो कर रहा है। इसका मतलब आप टॉर्ट्स को क्योंकि गलत तो काम कर रहे हो, एक होता है अनजाने में और एक होता है जानबूझकर। यहां आपकी हो सकता है ये लैंग्वेज हो, आपने अनजाने में बोल दिया होगा, लेकिन वो कौन सा काम है, बेंट्री के अंदर आ जाएगा। हाँ ये चीज अगर बार बार दोहराते हो तो आपके खिलाफ शिकायत भी होती है, देखा भी होगा आपने हॉस्पिटल में। तो अनटेंशन टचिंग विदाउट कंसेंट, अब लगाना तो इंजेक्शन कहाँ पे था, बटक्स में था, और पेशेंट को अपने एज ए मतलब फीमेल को लगा रहा है, मेल कहीं पे टच कर रहा है, या मेल के इंजेक्शन फीमेल लगा रही है, टच कहीं पे कर रही है, इसका मतलब वो कौन सा हो गया, बैटरी। हाँ कई बार क्या होता है अनजाने में हाथ टच हो जाता है और वहां पे उसका भी मुद्दा बन जाता है, वो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इंटेंशन टचिंग विदाउट कंसेंट उसको क्या बोलते हैं, ये गिव इंजेक्शन कई बार पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, बेंट्री के नाम से जाना जाता है। एक होता है नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस। तो नेग्लिजेंस सिंपल से क्या है बच्चे, इट इज द टाइप ऑफ अनइंटेंशन टॉर्च मीन एन एक्ट और कंडक्ट द फॉल बिलो द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। जैसे कि कंडक्ट इलीगल अबॉर्शन, जितने भी इलीगल अबॉर्शन करते हैं वो सारे के सारे किस्म आते हैं नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी बोले तो अनइंटेंशन टॉर्च, अनइंटेंशन टॉर्च बोले तो अनजाने में या जानबूझकर। तो अनइंटेंशन टॉर्च वो होते हैं जो जानबूझ के करते हैं, पैसे कमाने के लालच में अपने इलीगल अबॉर्शन करते हैं, वो क्या कहलाता है, नेग्लिजेंसी कहलाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है ना वो सुन लो, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, अनइंटेंशन टॉर्च कौन कौन से होते हैं और
इंटेंशन टॉर्च कौन कौन से होते हैं और अनइंटेंशन टॉर्च कौन कौन से होते हैं। तो इंटेंशन टॉर्च में जैसे कि असोल्ट या फिजिकल हार्म, भी पेशेंट आया था कैथेटर लगा ही नहीं रहा था, डिलीवरी करवा रहे थे और वहाँ पे क्या करती है मदर बार बार करके लेग को क्रॉस कर रही है, तो वहाँ पे जो अपने थोड़ा बहुत फिजिकल हार्म पहुँचाते हैं वो जानबूझ करके अंदर नहीं होता, अपने को क्यों होता है डिलीवरी करवाते होते हैं, अपने को पता भी नहीं होता, पेशेंट को जानबूझ कर प्रेशराइज करते हैं, वो कंडीशन इंटेंशन टॉर्च में आती है। बेंट्री वाला आ गया इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, जैसे कि किसी फीमेल के कैथेटर लगा रहे थे, आपको कर्टन लगाना भूल गए, अब भूल गए तो इसका मतलब थोड़ी है आपने जानबूझ कर नहीं लगाया, भूल गए तो वो क्या होता है अनजाने में गलती होगी, डॉक्टर आके कान पकड़ता है मैडम कर्टन कहाँ पे है, इसका मतलब क्या है इन्वेजन ऑफ प्राइवेटी, बेंट्री विदाउट कंसेंट लिया अपने पेशेंट को गया, या कई बार अपने को थोड़ा बहुत हार्म पहुंचाने की कोशिश हो जाती है, तो वो कंडीशन किस में आती है अनइंटेंशन टॉर्च में आती है। और अनइंटेंशन टॉर्च कौन सा होता है, अनइंटेंशन देख ध्यान रखना वर्ड में दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, इंटेंशन टॉर्च, टॉर्च का तो मतलब हो गया रॉन्गफुल एक्ट है और इंटेंशन का मतलब हो गया अनजाने में, और अनइंटेंशन का मतलब होता है जानबूझ कर करना, जैसे कि नेग्लिजेंसी हो गया इलीगल अबॉर्शन कराना, माल प्रैक्टिस हो गया, माल प्रैक्टिस का मतलब आप एक पेशेंट को 8 बजे डोज देनी थी, 2 बजे डोज देनी थी, रात को 8 बजे देनी थी, 8 बजे वाली दी नहीं, 2 बजे वाली 4 बजे दे रहे हो, 8 बजे वाली रात के 12 बजे दे रहे हो, वो है क्या माल प्रैक्टिस है बच्चे, माल प्रैक्टिस, जानबूझ के आप डिले कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, जिनकी वजह से ये ट्रेजेडी हो रही है, इसका मतलब क्या है जानबूझ के। तो माल प्रैक्टिस का मतलब होता है नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस बाय प्रोफेशनल पर्सन, तो ये होता है माल प्रैक्टिस। और अनइंटेंशन टॉर्च का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल सा बोलोगे जानबूझकर, मीनिंग विलफुल एक्ट दैट वायोलेट अनदर राइट, वायोलेट अनदर राइट। विलफुल का मतलब जानबूझ के अपने क्या करते हैं वो काम करते हैं, और जिनकी वजह से क्या होता है दूसरे एक पर्सन के अंदर हार्मफुल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहां तक क्लियर हुआ सबको। यहां तक क्लियर है। मैसेज का रिप्लाई नहीं आया डियर स्टूडेंट मेरे पास।